अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, बहुत साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान की हिम्मत देखिए, अब सीमा पर घुसपैठ करना मुश्किल हो चला है, उसकी दाल नहीं गल पा रही है, तो उसने नया तरीका निकाला है कि ड्रोन के जरिए भारतीय सीमा में हथियार गिराओ, पैसा गिराओ और जो उसके पाले हुए लोग हैं उन तक पहुंचाओ। लेकिन हमारे जवान, हमारी सेना, हमारी पुलिस सब सतर्क हैं और जैसे ही पाकिस्तान ने राजौरी में ड्रोन के जरिए हथियार गिराए, 1 लाख रुपए के आसपास की राशि गिराई और 3 लश्कर के आतंकवादी उसको लेने आए, पुलिस ने उनको धर दबोचा। डीजीपी दिलबाग सिंह ने जो कुछ बताया है आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। आज की इस विस्तृत रिपोर्ट में आपको सब कुछ बताएंगे। बात करेंगे फारूक अब्दुल्ला की भी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला जब 370 हटाए जाने के बाद उनको हिरासत में रखा गया था और उसके बाद रिहा किया गया था इस साल के शुरू में, तो रिहा होने के बाद वो लोकसभा में आज पहली बार बोले हैं और उन्होंने कहा है कि जैसे चीन से बात कर रहे हैं वैसे पाकिस्तान से बात करिए। पाकिस्तान से बात करने का सुझाव क्यों दे रहे हैं फारूक अब्दुल्ला, ये सुनाएंगे आपको। फारूक अब्दुल्ला की ही जवानी आपको दिखाएंगे कि आज लोकसभा में उन्होंने क्या कहा। इसके अलावा बात करेंगे संजय सिंह की। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह को यूपी पुलिस ने मोहलत दे दी है कि संसद का सत्र जब खत्म हो जाए उसके 2 दिन बाद आप हजरतगंज थाने में पहुंच जाइएगा, जहां पर आपके खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया है और भी कई सारे जो मामले चल रहे हैं उन पर आपके जो विवेचना है उसके संदर्भ में आप वहां पर पहुंचिएगा। संजय सिंह ने क्या कहा इस सारे मुद्दे पर, यह भी आपको दिखाएंगे। बात करेंगे नवाज शरीफ की भी। अब इमरान खान की जो कुर्सी है उसको हिलाने के लिए नवाज शरीफ और जरदारी ये एक साथ आ गए हैं और रविवार को एक डिजिटल सम्मेलन करने जा रहा है विपक्ष पाकिस्तान का सरकार को हिलाने के लिए। तो इमरान खान चेत जाओ, अब आपकी कुर्सी और हिलने वाली है क्योंकि विपक्ष वहां पे पाकिस्तान में एकजुट हो चला है। आज की इस रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम जो आपको जैसा हमने बताया आपको जम्मू कश्मीर से, वहां से आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान क्या क्या गुल नए नए खिला रहा है, लेकिन हर बार की तरह पिट रहा है। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने शनिवार को कहा कि पाकिस्तान ने ड्रोन का इस्तेमाल कर प्रदेश के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा के निकट हथियार और कुछ भारतीय रुपए गिराए और उसे उठाने वाले लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिलबाग सिंह ने बताया कि पुलिस और 38 राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों ने जम्मू क्षेत्र के राजौरी सेक्टर में समन्वित संयुक्त अभियान चलाया, जिसके बाद यह सफलता शुक्रवार की शाम को मिली। इससे केंद्र प्रशासित प्रदेश में अशांति और हिंसा फैलाने की पाकिस्तान की मंशा नाकाम हो गई। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि लश्कर के ये सभी 3 आतंकवादी कश्मीर के रहने वाले हैं और ये ड्रोन का इस्तेमाल कर भारतीय क्षेत्र में पाकिस्तान द्वारा गिराए गए इस खेप को लेने के लिए आए थे। इस दौरान दिलबाग सिंह के साथ जम्मू संभाग के पुलिस महानिरीक्षक मुकेश सिंह भी मौजूद थे। पुलिस महानिरीक्षक ने बताया कि 11 सितंबर के बाद राजौरी और पुंछ जिलों में यह तीसरा सफल अभियान था। इससे पहले पुंछ जिले के बालाकोट सेक्टर में 2 लोगों से भारी मात्रा में हथियार और कारतूस की खेप बरामद की गई थी। इसके 3 दिन बाद सुरक्षा बलों ने राजौरी जिले में 11 करोड़ रुपए मूल्य की 11 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई। पुलिस महानिदेशक ने बताया पाकिस्तान और इसकी एजेंसियां हमेशा सक्रिय रहती हैं और जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था और शांति भंग करने के लिए हर प्रयास कर रही हैं। ये एजेंसियां इस तरफ हथियार और नशीले पदार्थ भेजने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रही हैं और राजौरी और पुंछ जिलों से आतंकवादियों को भी भेज रही हैं। संघर्ष विराम के उल्लंघनों में वृद्धि इसी का परिणाम है जो लगभग रोज हो रहा है। हालांकि उन्होंने कहा कि पाक की नापाक मंशा को नाकाम करने और केंद्र प्रशासित क्षेत्र में कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए पुलिस, सेना और अन्य बल एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम अभियानों के लिए बेहतर तालमेल के साथ काम कर रहे हैं और लश्कर के 3 आतंकवादियों की गिरफ्तारी और हथियारों और कारतूस तथा हेरोइन की खेपों की बरामदगी इसी का परिणाम है। हमें कुछ लोगों के संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली थी और उसके अनुसार हमने घेराबंदी की और तलाश अभियान चलाया। अधिकारी ने बताया कि 3 लोगों को थैले के साथ इधर उधर जाते देखा गया और जब उन्हें रुकने के लिए कहा गया तो उन्होंने हथगोला फेंका जो सौभाग्य से नहीं फटा और तीनों को काबू कर लिया गया। शीर्ष पुलिस अधिकारी ने बताया कि बैग की तलाशी ली गई तो उसमें से 2 AK-56 राइफल, 2 पिस्तौल, 4 हथगोले और 1 लाख भारतीय रुपये बरामद किए गए जो हिंसा फैलाने के लिए तस्करी पर पाकिस्तान से लाए गए थे। दिलबाग सिंह ने बताया कि यह प्रकाश में आया कि नियंत्रण रेखा के इस तरफ यह खेप ड्रोन का इस्तेमाल कर गिराया गया और कश्मीर के रहने वाले ये तीनों उसे उठाने आए थे।
उन्होंने कहा उनसे पूछताछ जारी है और विस्तृत जानकारी बाद में दी जाएगी। एक सवाल के जवाब में पुलिस महानिदेशक ने कहा कि राजौरी एवं पुंछ जिलों में आतंकवाद को दोबारा जीवित करने के लिए पाकिस्तान अपनी ओर से हर संभव प्रयास कर रहा है। इन दोनों जिलों में एक दशक पहले आतंकवाद को पूरी तरह समाप्त किया जा चुका है। ये दोनों जिले जम्मू संभाग में आते हैं। उन्होंने बताया राजौरी और पुंछ के लोग शांति प्रिय हैं और वे पाकिस्तान को उसकी मंशा में कामयाब नहीं होने देंगे। कुछ ऐसे तत्व हैं जिनके साथ हम सख्ती से निपटेंगे। प्रदेश के शीर्ष पुलिस अधिकारी ने कहा कि ड्रोन से हथियारों का गिराया जाना एक बड़ी चुनौती है। यह जिले में पहला ऐसा मामला है जब ऐसी घटना हुई है जिसे विफल कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी और बाकी फोर्सेस सब मिलकर के जम्मू कश्मीर में अमन व अमान के लिए जहाँ के हालात अच्छे हों उसके लिए काम बराबर कर रही है, मगर पाकिस्तान की तरफ से उनकी एजेंसीज हमेशा एक्टिव रहती हैं कि हर तरीका इस्तेमाल करें जिससे जहाँ के अमन व अमान के माहौल को ख़राब किया जाए। कभी पार से ड्रोन से वेपन फेंके जाते हैं, नारकोटिक्स की तस्करी जो है पार से ड्रोन से होती है और इन्फिल्ट्रेशन की बहुत सारी कोशिशें जो है वो राजौरी और पुंछ के खित्ते में हो रही हैं। उधर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकसभा सदस्य फारूक अब्दुल्ला ने शनिवार को केंद्र शासित प्रदेश की मौजूदा स्थिति का मुद्दा शनिवार को सदन में उठाया और कहा कि चीन की तरह दूसरे पड़ोसी देश से भी बातचीत होनी चाहिए। उन्होंने सदन में शून्यकाल के दौरान कहा कि वे उन सभी लोगों का आभार प्रकट करना चाहते हैं जिन्होंने उनके हिरासत में रहने के दौरान समर्थन जताया। हिरासत से रिहा होने के बाद पहली बार लोकसभा में अपनी बात रखते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने कहा कि जम्मू कश्मीर में प्रगति होनी चाहिए थी, लेकिन वहां कोई प्रगति नहीं हुई है। बॉर्डर स्कर्मिशेस बढ़ रही हैं और लोग मर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। रोज आप अखबार देख लीजिए, है कोई रास्ता निकालना पड़ेगा इस स्थिति से निकलने का। और बातचीत के सिवा मैं नहीं समझता हूं, जैसे आप चीन से बात कर रहे हैं, चीन से कोशिश कर रहे हैं कि वो पीछे हट जाए, इसी तरह से हमें अपने पड़ोसी से भी बात करके रास्ता निकालना पड़ेगा इस स्थिति से निकलने के लिए। हमारे बच्चे आज बेकार हैं। इंजीनियर जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने अपनी खुद एक एसोसिएशन बनाई काम करने के लिए, आज सरकार ने उनको भी बंद कर दिया है कि आप नहीं कर सकते। बताइए, अगर हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, क्या जम्मू कश्मीर को ये जरूरत नहीं है कि वो भी इस मुल्क के साथ तरक्की करे, वो आगे बढ़े? उधर देशद्रोह के मामले में लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में 20 सितंबर को तलब किए गए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को शनिवार को संसद सत्र जारी होने का हवाला देते हुए सत्र समाप्त होने के 2 दिन बाद हाजिर होने को कहा गया है। संजय सिंह ने संसद सत्र के दौरान उन्हें कोतवाली में तलब किए जाने को लेकर राज्य सरकार के विवेक पर सवाल उठाते हुए कहा कि शनिवार को किए गए इस भूल सुधार से देश की सर्वोच्च सदन की गरिमा की रक्षा हुई है। वैमनस्य फैलाने के आरोप में संजय सिंह पर पिछले 2 सितंबर को लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में दर्ज मुकदमे में गत गुरुवार को देशद्रोह की धारा भी जोड़ दी गई थी। मामले के विवेचक अनिल कुमार सिंह ने गत गुरुवार को इस सिलसिले में एक नोटिस जारी कर संजय सिंह को मुकदमे के सिलसिले में रविवार 20 सितंबर को हजरतगंज कोतवाली में हाजिर होने को कहा था, मगर शनिवार देर शाम उन्हें एक पत्र जारी कर कहा गया कि चूंकि संसद का सत्र चल रहा है, लिहाजा वह सत्र समाप्ति के 2 दिन बाद कोतवाली में हाजिर हों। संजय सिंह ने इस मामले पर बातचीत में कहा, इस भूल सुधार से देश के सर्वोच्च सदन की गरिमा की रक्षा हुई है। संसद या विधानमंडल के किसी सदस्य को सत्र चलने के दौरान इस तरह से समन नहीं किया जा सकता। ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को यह नहीं पता था कि इस वक्त संसद सत्र चल रहा है। यही वजह है कि गत 17 सितंबर को मुझे नोटिस थमाया गया कि आपको 20 सितंबर को हजरतगंज कोतवाली में हाजिर होना है। उन्होंने कहा, मैंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरपरस्ती में उत्तर प्रदेश में चल रहे जातिवाद, ब्राह्मणों को निशाना बनाए जा रहे और दलितों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद की। इससे योगी आदित्यनाथ सरकार बौखला गई और मेरे ऊपर गलत तरीके से देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया। संजय सिंह ने कहा कि उन्होंने वह सर्वे कराकर देशद्रोह का कोई काम नहीं किया, बल्कि सच्चाई बयां की है। उन्होंने कहा, साल 2017 के विधानसभा चुनाव के वक्त
खुद भाजपा ने तत्कालीन अखिलेश यादव सरकार के खिलाफ भी ऐसा ही सर्वे किया था। अगर मेरे द्वारा कराया गया वह सर्वे देशद्रोह है तो भाजपा का वह सर्वे भी देशद्रोह की श्रेणी में आता है। आप सांसद ने कहा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में अपने खिलाफ दुर्भावनापूर्ण तरीके से दर्ज कराए गए तमाम मुकदमों और सीतापुर में पुलिस द्वारा जबरन रोके जाने के मामले को विशेषाधिकार समिति के समक्ष उठाया है और सभापति वेंकैया नायडू ने इस मामले में जांच कराकर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। साथ ही इस मुद्दे पर उन्हें अनेक विपक्षी दलों का सहयोग भी मिला है। संजय सिंह पर हाल में अलीगढ़, लखीमपुर खीरी, संत कबीर नगर और राजधानी लखनऊ समेत विभिन्न जिलों में जातीय वैमनस्य फैलाने के आरोप में 13 मुकदमे दर्ज हुए थे। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें प्रदेश सरकार पर जाति के आधार पर लोगों के काम करने का आरोप लगा था। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने यह सर्वे करवाने की बात कही थी, जिसके बाद लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में सांसद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। गुरुवार को इसी मुकदमे में राजद्रोह के साथ साथ साजिश रचने और धोखाधड़ी की धाराएं बढ़ाई गई हैं। संजय सिंह पर IT एक्ट भी लगाया गया है। संजय सिंह के अलावा इस मामले में सर्वे करने वाली निजी कंपनी के 3 निदेशकों पर भी राजद्रोह और धोखाधड़ी की धारा बढ़ाई गई है। उधर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ 1 साल के लंबे अंतराल के बाद देश की राजनीति में वापसी की तैयारी कर रहे हैं। PPP अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने उन्हें इमरान खान सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू करने के मकसद से रविवार को आयोजित विपक्ष नीति बहुदलीय डिजिटल सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी PMLN के प्रमुख नवाज शरीफ को पिछले साल लाहौर उच्च न्यायालय ने इलाज के वास्ते 4 सप्ताह के लिए विदेश जाने की अनुमति दी थी, जिसके बाद वह नवंबर से ही लंदन में रह रहे हैं। पाकिस्तान के 3 बार प्रधानमंत्री रहे नवाज शरीफ उनकी बेटी मरियम और दामाद मोहम्मद सफदर को 6 जुलाई 2018 को एवनफील्ड संपत्ति मामले में दोषी करार दिया गया था। नवाज शरीफ को 2017 में अपदस्थ कर दिया गया था। दिसंबर 2018 में उन्हें अल अजीजिया इस्पात मिल मामले में 7 साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी। हालांकि उन्हें दोनों ही मामलों में जमानत पर रिहा कर दिया गया था। साथ ही उन्हें इलाज के लिए लंदन जाने की अनुमति भी दी गई थी। नवाज शरीफ के अधिवक्ता के अनुसार उन्हें 8 सप्ताह में वापस लौटने के लिए कहा गया था, लेकिन स्वास्थ्य कारणों के चलते वह ऐसा नहीं कर सके। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी यानी PPP के अध्यक्ष जरदारी ने शुक्रवार को फ़ोन पर शरीफ से बातचीत की थी तथा उन्हें रविवार को डिजिटल माध्यम से आयोजित विपक्ष के बहुदलीय सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। नवाज शरीफ की राजनीतिक उत्तराधिकारी तथा उनकी बेटी मरियम ने निमंत्रण के लिए जरदारी को धन्यवाद दिया था। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री इमरान खान कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी की सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू करने की रणनीति बनाई जाएगी। विपक्षी दलों का कहना है कि इमरान खान सरकार महंगाई और गरीबी जैसे मुद्दों से निपटने में नाकाम रही है। हालांकि PMLN ने शरीफ के इस सम्मेलन में शामिल होने की पुष्टि नहीं की है, लेकिन पार्टी सांसद मुसद्दिक मलिक ने समा टीवी से कहा कि शरीफ इस बैठक में शिरकत कर इसे संबोधित भी करेंगे। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज भी सम्मेलन में शिरकत करेंगी। समाचार पत्र डॉन ने भी खबर दी है कि नवाज शरीफ इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। उधर बात करते हैं फिल्मकार अनुराग कश्यप की। लगातार विवादों में रहते हैं अपने बयानों के चलते। अब एक बड़े विवाद में फंस गए हैं क्योंकि एक बॉलीवुड कलाकार पायल घोष ने आरोप लगाया है कि उन्होंने उनका यौन शोषण किया। पीएमओ को ट्वीट किया है। पायल घोष ने मदद मांगी है और साथ ही कंगना रनौत ने भी हमला बोल दिया है अनुराग कश्यप पे और कहा है कि उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। वहीं फिल्म अभिनेता और गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने भी कहा है कि अनुराग कश्यप ने मेरे लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया मुझे इससे दुख पहुंचा है। दरअसल जब रवि किशन ने संसद में मुद्दा उठाया था कि ड्रग माफिया हमारे युवाओं को बर्बाद कर रहा है, फिल्म इंडस्ट्री का नाम खराब कर रहा है, इनकी जांच की जानी चाहिए, कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, तो अनुराग कश्यप ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी। क्या कह रहे हैं रवि किशन, आइए आपको दिखाते हैं। मैं क्वाइट शॉक्ड हूँ। अनुराग बाबू से उम्मीद नहीं थी, हमने मुक्काबाज की। वन ऑफ द फाइनेस्ट टेक्नीशियन हैं अनुराग बाबू, अनुराग कश्यप। मैंने उनसे ये ऐसे शब्दों की उम्मीद नहीं की थी और वो हर हर महादेव ओम नमः शिवाय तो पूरा देश जानता है कि मैं ये शब्द, मैं जहाँ से आता हूँ मैं शिव का भक्त हूँ, मैं अक्सर मैं बोलता हूँ। खैर मैं दुखी हूँ उनसे कि उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, बजाय इसके कि वो मेरा साथ दें। इस केमिकल वॉर जो एक ड्रग्स जो फैला हुआ है उसमें मेरा साथ दें और उसमें पूरा समर्थन करें। और वो बहुत सारे इंडस्ट्री के बच्चे, उनकी भी बिटिया है, हमारी भी बिटिया है, बहुत सारे बच्चों को बचाएं, आने वाली युवा पीढ़ी को बचाएं। हम ये यूरोप या अमेरिका नहीं है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि यूथ प्रेरित होता है। तो अगर हम एक मुहिम, मेरा एक सांसद होने के रूप में, और पहली बात तो अनुराग बाबू मैं मिनिस्टर नहीं बनाऊं, इसीलिए आपने जो शब्द इस्तेमाल किया कि नाउ ही इज मिनिस्टर एंड ही स्मोक्ड अप एंड ही इज क्लीन्ड एंड ऑल दैट लैंग्वेज क्वाइट हर्ट। सो आई एम नॉट मिनिस्टर। उसी से पता चलता है कि गेट वेल सून अनुराग बाबू।
और उम्मीद करूंगा कि आप मेरा समर्थन करेंगे। बाकी आप कोई भी शब्दों से मेरी बातों को भटका नहीं सकते हैं। आप जिनको भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो भी बुद्धिजीवियों को, जो भी एक लेफ्ट माइंडसेट को, या जो भी एक कार्टेल को, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप कृपया उनका साथ छोड़ें एंड अंडरस्टैंड मी। मेरी लड़ाई कुछ और नहीं, मेरी लड़ाई युवाओं को बचाने की है, इस देश के यूथ को बचाने की है। मैं उसके लिए मैं गोली भी खा सकता हूँ, मेरी जान भी जा सकती है। तो इन छोटी और तुच्छ भाषाओं से या तुच्छ आरोपों से आप मेरे इस मुहिम को मेरे देश के युवाओं के जीवन के साथ खेलिए मत प्लीज़। अनुराग बाबू, आपको युवा बहुत पसंद करता है, आपकी फिल्मों को। डोंट प्ले विद देयर लाइफ।